जय हिंद, नमस्कार सभी फौजियों को। वेलकम है आपका तरुणा डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। आज हम आर्मी का बहुत ही धमाकेदार पेपर करने वाले हैं। प्रैक्टिस पेपर आपका रहेगा यानी मॉडल पेपर। क्वेश्चन आपको पता ही है, 15 जीके के होंगे, 15 साइंस के होंगे, 15 मैथ्स के और 5 रीजनिंग के क्वेश्चन होने वाले हैं। थोड़ा सा ये मान सकते हैं कि ये जो पेपर होने वाला है इसमें नए क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं और थोड़ा हार्ड लेवल का पेपर ही रहेगा। कुछ क्वेश्चन जो है आपके पीछे के एग्जाम्स के भी लिए गए हैं, वो थोड़े नॉर्मल से लेवल के रहेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है जीके का। ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए रोबोट का उपयोग करने वाले भारत के पहले शहर का नाम बताइए। ऑप्शंस आपके सामने हैं, कोची, जयपुर, वाराणसी या इंदौर। तो राइट जवाब आपका होगा यहाँ पे इंदौर। जून 2017 की बात है, जून 2017 में ये रोबोट जो है रेडी किया गया था इंदौर में। ठीक है, और अगर पूछा जाए किसने बनाया था ये, तो इसके रचना कर रहे हैं प्रोफेसर राहुल तिवारी और अनिरुद्ध शर्मा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलता है, ट्रिपल तलाक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ये तलाक नाम से आप डायरेक्ट समझ सकते हो, मुस्लिम धर्म में होता है ये ट्रिपल तलाक। अब जो है इसको सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया है, तो यहाँ पे ये ए ऑप्शन आपका रहेगा, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो ईजी था क्वेश्चन। अब है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे द प्रिंसेस ऑफ हिल स्टेशन कहा जाता है। द प्रिंसेस ऑफ हिल स्टेशन, पहाड़ियों की रानी, किसे माना जाता है। दार्जिलिंग, ऊटी, कोडाइकनाल या देहरादून। द प्रिंसेस ऑफ हिल स्टेशन, पहाड़ियों की रानी बोल सकते हैं आप इसको हिंदी में। तो राइट आंसर आपका यहाँ ऑप्शंस के अकॉर्डिंग रहेगा थर्ड नंबर का कोडाइकनाल। ठीक है, आपको पता होना चाहिए ये कहाँ पे है, तो ये तमिलनाडु में है। तमिलनाडु का जो पश्चिमी घाट की पलानी की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे ये स्थित है। ठीक है, पलानी की पहाड़ियों में, और ये काफ़ी जो है अच्छा नेचर है, यहाँ का प्राकृतिक सुंदरता है, इसलिए इसको द प्रिंसेस ऑफ हिल स्टेशन कहा जाता है। अगर क्वेश्चन ऐसे पुटअप हो कि कोडाइकनाल का अर्थ क्या है, तो वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है उसमें है ये, और इसका अर्थ होता है वन का उपहार। ठीक है, वन का यानी कि जो आप बोल सकते हैं उपवन या बाग, उपवन या बाग आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, इसका उपहार, तो ये इसका जो है मीनिंग हो गया। अब एक क्वेश्चन और ऐसे पूछा जा सकता है, थोड़ा हार्ड लेवल बने, कि गुंडार घाटी और पराप्पार की घाटी के बीच में क्या स्थित है। तो वहाँ पे भी यही राइट आंसर रहेगा, कोडाइकनाल। ठीक है, गुंडार घाटी, मैं लिख देती हूँ, गुंडार घाटी और पराप्परा, पराप्पार, ठीक है, पराप्पार घाटी, इनके बीच में स्थित है कौन, कोडाइकनाल। ठीक है, ये तो बहुत ही हार्ड लेवल का क्वेश्चन हो गया। आपका क्वेश्चन लगभग इतना ही बनेगा क्योंकि 10th लेवल तक का होता है आर्मी का एग्जाम, कोडाइकनाल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं जल्दी से। दयाराम सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे। ऑप्शन आपके सामने, इजी क्वेश्चन है ये। तो ये आर्य समाज आपका राइट आंसर रहेगा, आपको पता ही है, ये हिंदू सुधार आंदोलन के लिए इसकी स्थापना की गई थी आर्य समाज की। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे पुटअप हो कि कब की गई, तो कब की गई तो आप बता देंगे 7 अप्रैल को हुई थी। बताइए आपको, 7 अप्रैल 1875। थोड़ा हार्ड लेवल का क्वेश्चन बनेगा तो ये बन सकता है। एक क्वेश्चन दयानंद सरस्वती जी से ये बनता है कि वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो ये नारा किसने दिया। वेदों की ओर लौटो ये नारा किसने दिया, तो ये भी दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। ठीक है, याद कर लेंगे। दयानंद सरस्वती जी का बचपन का नाम पूछा जाता है, तो इनके बचपन का नाम मूल शंकर है। ये साथ में क्वेश्चन नोट करते जाएं, थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि ये जो आबकारी समाज है इसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी, तो ये बॉम्बे में यानी मुंबई में की गई थी। ठीक है, बॉम्बे, मुंबई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनेमा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रतिवर्ष अकादमी अवार्ड ऑस्कर का आयोजन किस देश में होता है। ऑस्कर का आयोजन कहाँ पे होता है ये आपको बता देना है। ठीक है, जवाब देंगे तो ये यूएसए में होता है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट रहेगा। क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि ऑस्कर अवार्ड्स की शुरुआत कब हुई, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1929 ईस्वी में। ठीक है, 1929 ईस्वी में, याद रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्तवर्षीय युद्ध किन देशों के बीच लड़ा गया था। सप्तवर्षीय युद्ध किन देशों के बीच लड़ा गया था, जल्दी से बताएंगे। तो ये इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हुआ था। पूछा जाए कब हुआ, तो ये 1756 से 1763 के बीच में हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
उससे पहले अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि इसमें विजेता कौन रहा, तो इंग्लैंड इसमें विजेता रहा था, ठीक है, इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, निम्नलिखित में से किस देश की तटीय रेखा सबसे लंबी है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए, तो यहाँ पे कनाडा की यानी कनाडा की जो तटीय रेखा है वो सबसे लंबी है, ठीक है। ये प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर तक फैली हुई है कनाडा की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, वह पुरस्कार कौन सा है जो श्रमिकों को उनके विशिष्ट प्रदर्शन, नवाचार क्षमता, उत्पादकता और प्रदर्शन के क्षेत्र में असाधारण साहस और मानसिक तत्परता में उत्कृष्टता योगदान के लिए दिया जाता है, ठीक है। मतलब श्रमिकों को दिया जाने वाला विशिष्ट पुरस्कार आपको बताना है, इनडायरेक्टली बात ये। ऑप्शन है पद्म पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, कृषि पुरस्कार या श्रम पुरस्कार। तो यहाँ पे श्रम पुरस्कार आपका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। इसकी शुरुआत कब की गई? तो भारत सरकार ने की थी इसकी शुरुआत 1985 में, 1985 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन इजी है, ये आपको पता है बिल्कुल, राज्यसभा को कहा जाता है, हाउस ऑफ द स्टेट्स राज्यसभा को कहा जाता है, ठीक है। भारत का ये उच्च सदन या ऊपरी सदन भी कहते हैं इसको, ऊपरी सदन भी नाम है इसका, ठीक है, ऊपरी सदन। क्या कुछ इसकी विशेषताएं रही हैं वो आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन बना था एक बार कि राज्यसभा का भंग कौन कर सकता है, या इसका भंग कितने टाइम बाद में हो सकती है, ये मतलब कब इसको ख़त्म किया जा सकता है, जैसे इसको लोकसभा को किया जा सकता है वैसे। तो क्वेश्चन का आंसर ये होगा कि राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है, कोई भी नहीं कर सकता है। इसके जो 1/3 सदस्य हैं, 1/3 जो कैंडिडेट्स हैं वो इसके चेंज होते रहते हैं, ठीक है, प्रत्येक 1 साल में, ठीक है, प्रत्येक 1 साल में इनका चुनाव होता है और इसके 1/3 सदस्य जो हैं उनकी कार्यावधि समाप्त हो जाती है और वो चेंज होते रहते हैं। इसके विपरीत अगर लोकसभा की हम बात करते हैं तो लोकसभा को भंग किया जा सकता है, ठीक है। ये लोकसभा जो है वो निचला सदन होता है और राज्यसभा जो है वो ऊपरी सदन होता है। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यव्रत कादियान निम्न में से किस खेल से संबंधित है? सत्यव्रत कादियान किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से जवाब देंगे। हाँ बिल्कुल, तो ये कुश्ती से संबंधित है, पहलवान रहे हैं ये सत्यव्रत कादियान, भारतीय पहलवान हैं। 2010 के अंदर यूथ ओलंपिक जो गेम्स हुए थे उसमें भारत का इन्होंने नेतृत्व भी किया था और इन्होंने जो है ब्रोंज मेडल, कांस्य पदक जीता था, कांस्य पदक जीता था इन्होंने, किसमें? यूथ ओलंपिक जो गेम हुए थे उसमें कांस्य पदक इन्होंने जीता था। 100 किलोग्राम का जो ये कुश्ती वाली चैम्पियनशिप हुई थी बॉयज़ की, उसके अंदर, ठीक है। और ये तो बात हुई 2010 की, ठीक है, और 2014 के अंदर भी ये एक पदक लेके आए थे, तब इन्होंने रजत पदक जीता था। कौन से गेम्स थे बताएंगे? तो राष्ट्रमंडल खेल थे। कौन से खेल थे? राष्ट्रमंडल खेल थे, राष्ट्रमंडल, ठीक है। 2014 की बात है और 2010 में कांस्य पदक जीता था, किस में जीता था? यूथ ओलंपिक गेम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बाकी जो नॉर्मल सा क्वेश्चन आएगा उसमें सिर्फ यही पूछा जाएगा कि किससे संबंधित है, खिलाड़ी का नाम दे देगा, खेल का नाम दे देंगे, किससे संबंधित है, ठीक है। थोड़ा हार्ड करते हैं तो आपसे पूछ सकते हैं कि कौन से गेम में क्या जीता इन्होंने। ये क्वेश्चन पहले आया हुआ है इसलिए लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में शहीद, ये शायद एसएससी के पेपर में था या रेलवे के पेपर में ऐसे था, कंफर्म याद नहीं है, बट जो क्वेश्चन रेलवे, एसएससी और जो टेक्निकल क्लर्क वगैरह में रहते हैं वो जीडी में भी कई बार रिपीट होते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन लेने ज़रूरी हैं। क्वेश्चन है 11, भारत में शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको पता है गांधी जी की याद में मनाया जाता है। ये शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, टॉम सॉयर लेखक कौन है? टॉम सॉयर के लेखक कौन है? ये पुस्तक दी हुई है, इसके लेखक आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, बताएंगे। तो मार्क ट्वेन जो है इसके लेखक हैं। कौन है? मार्क ट्वेन, ठीक है। इसमें एक लड़के की कहानी है जो कि मिसिसिपी जो नदी है उसके साथ साथ बड़ा होता है इस पुस्तक के अंदर। तो ये किसकी लिखी हुई है? मार्क ट्वेन की लिखी हुई है, इतना ही पूछा जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज कितने वर्णों में विभाजित था? तो आपको पता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कितने हो गए? 4 हो गए ना, तो 4 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपन्यास स्वामी एंड फ्रेंड्स के लेखक कौन है? उपन्यास स्वामी एंड फ्रेंड्स के लेखक कौन है? आपको बताना है जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 14, हाँ बिल्कुल, R.K. नारायण यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। R.K. नारायण की और कुछ इंपॉर्टेंट और बुक है जो पूछी गई है पीछे एग्जाम में, तो द गाइड इंपॉर्टेंट है, ये याद रखनी है आपको। मालगुडी भी याद रखनी है, मालगुडी भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मालगुडी मैं लिख देती हूँ। इसके अलावा द इंग्लिश टीचर, ठीक है,
ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रख लेंगे, आर के नारायण की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य ने वर्ष 2018 का संतोष ट्रॉफी खिताब जीता? संतोष ट्रॉफी खिताब किसने जीता, बताएंगे जल्दी से। तो केरल ने जीता था। किसने जीता था? केरल ने जीता था, ठीक है। और इसकी जो रनर अप टीम रही थी वो थी पश्चिम बंगाल की। किसकी थी? पश्चिम बंगाल उप विजेता रही थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइंस आ चुकी है आपकी। हाइड्रोजन के द्रव्यमान का ऑक्सीजन के द्रव्यमान के साथ अनुपात कितना होगा? बताएंगे जल्दी से। देखो, आपको इसके लिए पता होना चाहिए कि देखो, जल का सूत्र देख लीजिए। जल का सूत्र क्या होता है? H2O। हाइड्रोजन के इसमें 2 अणु हैं और जो है ऑक्सीजन का इसमें 1 अणु है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन का जो 1 मोल का द्रव्यमान होता है वो कितना होता है? तो वो 1 ग्राम होता है। बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का जो 1 मोल का द्रव्यमान होता है उसमें होता है 16 ग्राम, ठीक है। ये आपको पता है। अब आपको हाइड्रोजन के कितने लेने हैं? हाइड्रोजन के आएंगे आपके पास 2 अणु और ऑक्सीजन का क्या आएगा? 1 ही अणु। तो इसको यहाँ पे सोल्व कर लेंगे। हाइड्रोजन का तो कितना आएगा? 2 अणु, तो 2 गुणा 1 था ना इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन का, तो 1 लिख लिया। और ऑक्सीजन का 1 ही आएगा तो 1 लिख दिया, बस इसको काट लो। कितना आ जाएगा? 1/8, यानी कि 1:8 आपका राइट आंसर रहेगा। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि 1 मोल में कितने ग्राम होती है। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की 16 ग्राम। हाइड्रोजन के 2 अणु हैं तो इसको 1 को 2 से गुणा कर दिया, ठीक है। 1:8 हो गया। चलिए जल्दी से चलते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या कर देते हैं, जल्दीबाजी में देखते ही नहीं कि द्रव्यमान का अनुपात पूछा है, जल्दी से गलत कर देते हैं। क्या देखते हैं वो कि हाइड्रोजन के 2 हैं, ऑक्सीजन का 1 है, तो वो 2:1 कर देते हैं। वो क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो, कोई जल्दीबाजी नहीं है, हम यहाँ पर जो है प्रैक्टिस करना सीख रहे हैं। सभी स्टूडेंट को साथ लेते हुए चलेंगे, जितने भी अदर क्वेश्चन बनते हैं उनको डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है। ईजिली हमारा सोल्व हो जाएगा पेपर, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन आपके सामने आ गया। जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसकी किस चीज़ में निरंतर परिवर्तन होता है? तो बिल्कुल चाल में परिवर्तन होगा। आपको पता ही है, जब कोई आप फोर्स लगाओगे, असंतुलित फोर्स लगाओगे तो चाल में परिवर्तन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु पर कार्यशील गुरुत्व बल को भी कहा जाता है। गुरुत्व बल को क्या कहा जाता है? कोई वस्तु है, वस्तु पर कार्यशील गुरुत्व बल है, ग्रेविटी फोर्स है, ग्रेविटी फोर्स, इसको क्या कहा जाता है? भार का सूत्र याद है ना, W=mg। W मतलब भार, M मतलब मास यानी द्रव्यमान, G मतलब गुरुत्वीय बल, ठीक है। किसका सूत्र होता है ये? भार का। तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भार की परिभाषा क्या होती है? भार का ये तो मतलब होता है वस्तु पर कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल भार कहलाता है। ये तो परिभाषा पढ़ी है बचपन में आपने। तो क्या हो जाएगा? भार राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है? ये केंद्र है, कोई वस्तु इस तरह से गति कर रही है तो केंद्र की ओर जो फोर्स लग रहा है उसको हम क्या कहते हैं? अभिकेंद्रीय बल कहते हैं ना। तो 4th ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उष्ण रक्त वाला प्राणी है? उष्ण रक्त वाला प्राणी, देखो जो पक्षी और स्तनधारी जीव होते हैं वो उनका उष्ण रक्त होता है। तो 4th ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, कबूतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सभी बाकी उसमें पानी वानी में रहने वाले जीव हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर पक्षी और जो स्तनधारी जीव आते हैं वो रहता है, तो यहाँ पक्षी मिल रहा है आपको। आपका 4th ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है? एक तो आपको चमगादड़ का पता ही है, चमगादड़ यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, यहाँ दिया हुआ है पतंगा, हाथी, शार्क या पोर्पोइसिस, ठीक है। पोर्पोइसिस हार्ड सा नाम है और हमारा आंसर भी यही है। ये अल्ट्रावायलेट जो वेव्स अल्ट्रासाउंड जो वेव्स होती हैं, अल्ट्रासाउंड वेव को उत्पन्न करता है, पराध्वनि तरंगों को ये उत्पन्न करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प उस लवण का उदाहरण है जिसके जलीय विलयन का pH 7 से कम होता है? जलीय विलयन का pH जो है वो 7 से भी कम है, किसका है इनमें से? तो बिल्कुल अमोनियम क्लोराइड का है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट रहेगा। सूत्र बताओ जल्दी से इसका। तो NH4Cl अमोनियम क्लोराइड इसका सूत्र होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका अगर पूछा जाए कितना होता है इसके जलीय घोल का pH देखें तो ये 4.5 से 6 के बीच में लगभग होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वॉशिंग सोडा के मॉलिक्यूल में कितने वाटर मॉलिक्यूल होते हैं?
वॉशिंग सोडा जो होता है, धावन सोडा, इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसमें वाटर मॉलिक्यूल पानी के कितने होते हैं, जल के कितने होते हैं, ये आपको बताना है। तो इसके लिए तो पहले आपको सूत्र आना चाहिए, रासायनिक सूत्र। तो इसका रासायनिक सूत्र आपको पता है Na2CO3 और 10H2O है, ये आपको करवाया हुआ है, 10 लगा लो इसको, 10H2O करवाया हुआ है ना आपको। तो यहाँ पे 10H2 है तो 10 मॉलिक्यूल हो गए, तो 10 आपका राइट आंसर हो गया ये वाला, ठीक है। चलिए Na2CO3 10H2O, ये दिख नहीं रहा क्या यहाँ, मैं दोबारा लिखूँ क्या इसको, या समझ गए 10H2O। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में लचीलापन कौन से उत्तक या टिश्यू के कारण होता है, बताना है आपको। लचीलापन पौधों में, बिल्कुल, तो ये आपका जो कोलिनकाइमा उत्तक होता है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, स्थूल कोण उत्तक, हिंदी में क्या बोलते हैं, स्थूल कोण उत्तक। देखो ये सभी स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए पेपर बनाए हैं, कुछ क्वेश्चन हार्ड भी लिए हैं ताकि जो बाकी स्टूडेंट हैं वो भी तैयारी कर पाएँ, जो क्लर्क या NA टेक्निकल इनकी तैयारी कर रहे हैं, तो कुछ क्वेश्चन जो है थोड़ा हार्ड लिए हैं, ठीक है। तो GD वाले भी हैं, वो अपनी तैयारी को और बढ़ाएं, नॉर्मल क्वेश्चन करवाते हैं वो सब आपको आते हैं, तो कुछ कुछ क्वेश्चन जो है हार्ड भी आने चाहिए। तो यहाँ पे B ऑप्शन आपका राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निषेचित अंडाणु युग्मनज में प्रत्यारोपित किया जाता है, किससे प्रत्यारोपित किया जाता है ये आपको बताना है। देखो वैसे तो बायोलॉजी वाले टीचर ज़्यादा बता पाते हैं, मैं थोड़ा आपको आइडिया बता देती हूँ। फैलोपियन ट्यूब जो होती है गर्भाशय नाल में, जब क्रॉस के बाद में जो जाइगोट बनता है, युग्मनज जो बनता है, जाइगोट जो बनता है, वो गर्भाशय यानी यूट्रस के अंदर जो है प्रत्यारोपित किया जाता है फैलोपियन ट्यूब से होते हुए, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब में क्रॉस के बाद में जब जाइगोट यानी जिसको आप हिंदी में युग्मनज बोलते हो वो बनता है, उसके बाद में वो प्रत्यारोपित मतलब फिक्स कहाँ किया जाता है, तो वो यूट्रस में यानी गर्भाशय में फिक्स किया जाता है, वहीं पे वो ग्रोथ करता है बाद में, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न रहता है कई बार, बट ये थोड़ा शायद आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाकी जो है इसको डिटेल से आपको बायोलॉजी वाले टीचर से एक बार करवा देंगे, तो बायोलॉजी में जो प्लांट्स के पार्ट रहेंगे वो बायोलॉजी वाले टीचर आपको करवा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी चालक के प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता। चालक यानी कंडक्टर, प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस, कोई कंडक्टर के रेजिस्टेंस पे कौन सी इकाई निर्भर नहीं करती वो बताना है। तो पदार्थ की प्रकृति निर्भर करती है, बिल्कुल राइट। लंबाई लेंथ करती है, बिल्कुल राइट। अनुप्रस्थ खंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ कर्वेचर, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसी को कहते हैं ना हिंदी में अनुप्रस्थ खंड, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जिसको हम A से डिनोट करते हैं, समझ गए। इस पे भी निर्भर करता है। लंबाई यानी लेंथ जिसको L से डिनोट करते हैं। पदार्थ की नेचर, ठीक है, इस पे भी निर्भर करता है। प्रेशर पे निर्भर नहीं करता, दबाव पे निर्भर नहीं करता। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, थर्ड ऑप्शन, दबाव, इस पे निर्भर नहीं करता है। आपने देखा होगा रेजिस्टेंस इसको दिखाते हैं L/A इस सिंबल से, लेंथ पे निर्भर कर रहा है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे निर्भर कर रहा है, जिसको हिंदी में आप क्या बोलते हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को अनुप्रस्थ खंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो इस पे निर्भर करता है। आपको पूछा क्या है, नहीं करता, तो नहीं किस पे करता, ये दबाव पे निर्भर नहीं करता। थर्ड ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है। ऑक्सीजन हवा में मुक्त कौन सी अभिक्रिया में होती है, बिल्कुल फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में ऑक्सीजन जो है वो मुक्त होती है। तभी तो बोलते हैं कि पेड़ ऑक्सीजन छोड़ते हैं, पेड़ ऑक्सीजन सिर्फ उसी कंडीशन में छोड़ते हैं जब वो फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर रहे हो, यानी अपना भोजन बना रहे हो। तो ऑक्सीजन यहाँ पे राइट, ये ऑक्सीजन के लिए राइट यहाँ पे हो जाएगी समीकरण कौन सी, प्रकाश संश्लेषण वाली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है, जल्दी से बताएंगे। राइट आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, तो एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम यहाँ पे राइट आंसर रहेगा, बिल्कुल, जिसको सिंबल Al होता है। इसका अयस्क पूछा जाता है तो प्रमुख अयस्क बॉक्साइट है, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं, सामान्यतः विद्युत धनात्मक तत्वों की संयोजकता बैलेंसी होती है, कितनी होती है जो विद्युत धनात्मक तत्व होते हैं, बताएंगे जल्दी से, ऑप्शन आपके सामने हैं। बिल्कुल यहाँ पे 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन की संरचना इसके अंदर हो सकती है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए क्यों, तो आपको पता है उनके संयोजी कक्ष में 4 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्यों, क्योंकि वे जो अष्टक पूरा करती है, इसका विन्यास पूरा करती है डी को कंप्लीट करने के लिए, तो वो 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। तो यहाँ पे 1, 2 और 3 रहेगा, ठीक है। थर्ड ऑप्शन राइट रहेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
और आपको पता भी होगा कंडक्टर जो होती है, जो धातु होती है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है त्यागने की प्रवृत्ति, इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति होती है, इसलिए ये विद्युत धनात्मक प्रकृति की कही जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजनन की एक विधि जिसमें पौधे के किसी भाग से नए पौधे का विकास होता है क्या कहलाता है? तो ऑप्शन आपके सामने है, ये कहलाता है कायिक प्रवर्धन। क्या कहलाता है? कायिक प्रवर्धन। फोर्थ ऑप्शन आपका क्या रहेगा? राइट रहेगा। क्लोन बनना एक तरह से, ठीक है, कोई पौधा है उसकी कटिंग आपने लगा दी और उसका क्लोन मतलब उसी का जैसा नया पौधा प्राप्त कर लिया, ये क्या कहलाता है? कायिक प्रवर्धन कहलाता है। फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट रहेगा। ठीक है, यहाँ पे जीके हो चुकी, साइंस हो चुकी, अब थोड़ा जल्दी से मैथ्स की तरफ आते हैं। ठीक है, मैथ आ चुकी है आपके सामने। यदि एक ड्राइवर कार को 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलाता है तो उसके द्वारा 3 घंटे 20 मिनट में तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको कार की चाल दी हुई है मीटर प्रति सेकंड में, आपको समय दिया हुआ है घंटे और मिनट में, और आपको कुल दूरी पूछी। अब दूरी यहाँ पे सारी किलोमीटर में है ना, तो पहले इस चाल को आप किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज कर लो ताकि आसानी हो जाए। तो ये 15 दिया हुआ है आपको, इस 15 को आप चेंज करोगे तो आपको पता है इसको 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। इसको काट लो, 5 दिए 15, 18 दिया 54, तो ये 54 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब आपको ईजी हो जाएगा आगे करना। ठीक है, आपको पता है दूरी का सूत्र क्या होता है? दूरी ज्ञात करनी है ना आपको। दूरी का सूत्र क्या होता है? चाल गुणा समय। मुझे पता है आप लोगों ने बहुत जल्दी कर लिया है, बट यहाँ पे सभी स्टूडेंट के लिए हमें देख के चलना है, तो एक एक करके दिखाना पड़ेगा, एक एक स्टेप। अब यहाँ पे 54 है ना चाल, तो 54 लिखो, गुणा समय कितना है? समय यहाँ पे देखो 3 घंटा 20 मिनट दिया है, इसको सोल्व कर लो। 3 घंटा और कितने मिनट है? 20 मिनट है। इसको सोल्व करोगे तो देखो, इसको मिनट को घंटे में चेंज करो, बट्टे में क्या लगाओगे? 60। इसको काट दो, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 सही 1/3, यानी कि 3 तिया 9 और 1 10/3 आ जाएगा। इसको सोल्व करना, 10/3 आ जाएगा। 10/3 को यहाँ लिख दो समय की जगह। अब इसको काट लो, 3 एकम 3 और इसको काटो, 3 एकम 3 और 3 8 24 और 18 को इससे गुणा कर लो, कितना आ जाएगा? 180। कितना आ जाएगा? 180। अब आपको क्या करना है? अपने ऑप्शंस में चेक करना है। ऑप्शंस में चेक करो जल्दी से। ये मिल रहा है आपको आपके फर्स्ट ऑप्शन में। ठीक है, किलोमीटर तो आपको पता ही है। फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलो जल्दी से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है 32 नंबर का। कुछ भी नहीं करना इसमें, बस इसको सोल्व करना है। सोल्व करेंगे तो देखो, सबसे पहले तो ये वाला पोर्शन सोल्व होगा क्योंकि इस पर बार लगी हुई है, बार सबसे पहले सोल्व की जाती है। तो बाकी सब कुछ ऐसे का ऐसे लिखेंगे, 56 भाग 1/3। अब आप सोचोगे इतना क्यों कर रही हूँ कि सभी स्टूडेंट को साथ लेके चलेंगे। -9 + 6 माइनस, इसको सोल्व करेंगे, कितना आ जाएगा? ये यहाँ पे 12 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? यहाँ पे 12। ठीक है, अब 56 भाग 1/3, यहाँ पे कितना है? 15 + 12 और माइनस, इसको सोल्व कर लेते हैं। 9 और 6 को जोड़ा, 15 में से 12 माइनस किए, कितना बच जाएगा? यहाँ पे हमारे पास 3। कितना बच जाएगा? 3। और ये 3 किसका बचेगा? प्लस का बचेगा। अब बाहर किसका निशान है? माइनस का निशान है, तो ये किसका हो जाएगा? माइनस का। ठीक है, चलिए अब देखिए इसको आगे सोल्व करते हैं। 56 भाग 1/3, इसको सोल्व कर लो इस ब्रैकेट को। अब देखो, 15 में से 3 माइनस किए, कितने बच गए? 12। और यहाँ पे ये 12 है, 12 और 12 कितने आ गए? 24। कितने आ गए? 24। 3 को इससे काट लो, 3 8 24। 56 भाग 8, 56 में 8 का भाग देंगे तो 8 7 56। इस तरह से याद करवाते थे हमको पढ़े स्कूल में। ठीक है, तो 7 यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा। देखिए थर्ड ऑप्शन राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। देखो ये जो क्वेश्चन है, इसमें एक चीज़ आपको और ऐड करनी है। क्या ऐड करनी है यहाँ पे आपको? देखो मैं लिख देती हूँ, चलो। a - b प्लस b - c प्लस c - a, इसका मान कितना होगा? 0। ये चीज़ ऐड कर लेना। अब इससे क्या होगा? आपने एक सूत्र पढ़ा होगा बचपन में। कौन सा सूत्र? यही कि a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब = 3abc होता है अगर a + b + c = कितना है? 0 हो। ठीक है, तो क्या हो जाता है? ये इसके बराबर हो जाता है। ये रूल है। अब देखो, ये जो पूरा सीन है इसकी जगह a मान लो, ये जो पूरा सामान है इसकी जगह b मान लो, ये पूरा सामान है इसकी जगह क्या मान लो? c।
तो यही हो गया ना, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 3ABC। अब ABC की जगह क्या है हमारे पास, ABC की जगह हमारे पास ये है A माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। ठीक है, समझ रहे हैं सभी। तो इसके बराबर में मान कितना हो जाएगा इसका, ये इसके बराबर हो जाएगा। बराबर लिखना समझ में आ रहा है। देखो चलो मैं लिख के बताती हूँ एक बार आपको। देखो आपको लिखना है 3ABC। तो 3 ए की जगह क्या है A माइनस बी, बी की जगह क्या है B माइनस सी, सी की जगह क्या है हमारे पास C माइनस ए। ये है ना, यहाँ पे बताया ना, A की जगह ये, B की जगह ये, C की जगह ये। ठीक है, तो 3ABC। ठीक है, इसका मान कितना आ जाएगा आपके पास, बटे में इसकी जगह क्या रखेंगे, वापस वही 3A माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, मान पुट कर दिया, काट दिया, कितना आ जाएगा, एक उत्तर आ जाएगा आपका। कितना उत्तर आ जाएगा, एक उत्तर आ जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा हार्ड लेवल का हो गया है, बट कोई ना। एक ही चीज़ याद रखनी है आपको, जब ये 0 के बराबर दिया हुआ हो तब आपको डायरेक्ट जो है ये वैल्यू है उसको इसके बराबर रख देना है और सीधा मान आ जाएगा। इसको काट लेंगे एक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक मिल रहा है क्या, ऑप्शन में बिल्कुल मिल रहा है, ये एक आपको मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण घन है, कौन सा पूर्ण घन है वो आपको बताना है। तो साफ साफ दिख ही रहा है, 8000 दिख रहा है आपको, 20 गुणा 20 गुणा 20 यानी कि 20 का पूर्ण घन है ये। तो सेकेंड नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि sec 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा बराबर 3 है तो tan 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। देखो इसको मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, sec 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा बराबर 3। sec स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो sec स्क्वायर थीटा कॉमन लिया, दो बाहर चले गए, दो यहाँ बच गए। यहाँ दो ही थे, पूरे के पूरे चले गए, कुछ नहीं बचा, मतलब एक बचा। ठीक है, अब देखो आपको मैंने दो सर्व समीका पढ़ाई थी जब ट्रिग्नोमेट्री करवाई थी। क्या पढ़ाई थी, एक तो ये थी कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, दूसरी क्या थी, इसी को सोल्व करके थी, जब ये एक दूसरी साइड ले जाएं तो यहाँ क्या बचेगा, tan स्क्वायर थीटा बचेगा। sec स्क्वायर थीटा यहाँ पहले से था, एक यहाँ जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये दो सर्व समीका है, इनको यूज़ लेंगे। देखो sec स्क्वायर थीटा, इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, इसकी जगह देखो sec स्क्वायर थीटा की जगह tan स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। तो यहाँ तो लिख देंगे tan स्क्वायर थीटा। ओके, अब यहाँ पे क्या है, ये sec स्क्वायर थीटा है, sec स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं। तो ये इसकी जगह लिख देंगे। तो लिखिए sec स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख दिया। ओके, इसके बाद में आगे क्या है, sec स्क्वायर थीटा है, sec स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखना है आपको, ये tan स्क्वायर थीटा लिख देना है। तो लिख दीजिए tan स्क्वायर थीटा। अब ये ब्रैकेट में अंदर इसको मल्टीप्लाई करवा दो तो tan स्क्वायर थीटा, एक बार तो ये इससे होगा और एक बार इससे होगा, और इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो स्क्वायर तो पहले से है, इधर भी स्क्वायर आएगी तो कितनी हो जाएगी, 4। ठीक है, ये आ गया। ये किसका मान चल रहा था, बराबर में क्या चल रहा था, 3। तो यहाँ पे बराबर में तो 3 चल रहा है ना, बराबर में 3, बराबर में 3। यही तो आपसे पूछा था कि इसका मान क्या होगा, वही 3 होगा, इसी का मान तो पूछा है। ये देखो तो 3 मान आ गया, यहाँ पे एक ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, 3। इसी को चेंज कर लिया, sec को ही हमने 10 बना लिया यहाँ पे और आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 दोस्तों के बीच एक केक बांटा जाता है, 4 दोस्तों को एक केक इस क्रम में हिस्सा मिलता है, तो केक का कितना हिस्सा 5वें दोस्त को मिलेगा। देखो पूरा केक कितना है, पूरा केक 1 है। ठीक है, इसमें से बाकी दोस्तों का हिस्सा देखते हैं। एक का कितना है, 1/8, दूसरे का कितना है, 1/6, तीसरे का 1/12, चौथे का 5/12, इतना है। ठीक है, देखो पहले तो ये 12 वाला ख़त्म करो, इनको सोल्व कर लेते हैं। ये 1/8, 1/6 पढ़ा रहने दो। ये कितना हो गया, 6/12, 6/12 को काटोगे तो 1 और इसको काटोगे 2, 1/2 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसको काट लिया। चलो अब इसका एलसीएम ले लो जल्दी से। 8, 6 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 24। इसको करोगे 3 और 6 चौके 24, 2 12 को कर दो, 12 दूनी 24। ठीक है, चलो इसको एलसीएम आपने ले लिया, एलसीएम आपको लेना आता है, लघुत्तम लेना आता है आपको। अब देखो इसको जोड़ लो, कितना आ गया, 19 आ गया बटे 24। ठीक है, इसको सोल्व कर लो। 24 और 24 में से 19 माइनस करेंगे, 5, 5/24, 5/24 आ गया। मिल रहा है क्या आपको, देखना ऑप्शन में बिल्कुल मिल रहा है। सेकंड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से अभाज्य संख्याओं का युग्म कौन सा नहीं है वो बताना है। अभाज्य संख्याओं का युग्म कौन सा नहीं है वो बताना है। देखो 3 और 7 अभाज्य संख्याएं हैं, 43 47 अभाज्य हैं, 37 41 अभाज्य हैं, इसमें 71 अभाज्य है लेकिन 72 अभाज्य नहीं है, 72 अभाज्य नहीं है क्योंकि इसके गुणनखंड होते हैं कितने, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, इसके गुणनखंड हो रहे हैं, करके देख लेना जिसको नहीं आए डायरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, कौन सा सही है वो आपको बताना है। पहले इनको सोल्व कर लो। देखो सब क्या है, 9/16 और 13/24, यही तो है। पहले क्या करो, इनके जो हर हैं नीचे वाली जो पोर्शन है इनको सेम बनाओ। सेम कैसे बनाएंगे, देखो इसको तो ऊपर नीचे 3 से गुणा कर दो और इसको क्या करो, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दो, ठीक है। करो, 9 को 3 से किया 27 और ये क्या था 16, 16 को 3 से किया तो 16 3 48, इसको किया 13 को 2 से किया 26 और 24 को 2 से किया तो 24 दूनी 48। अब नीचे वाले सेम हो गए तो अब बस ऊपर वाली संख्या देखो, ये आ गया ना आपका 27/48, ये बड़ा होगा किससे, 26/48 से। अब देखो हमने 27 किसकी जगह लिखा है, 27 किसकी जगह, 9/16 की जगह लिखा है, ये बड़ा होगा। 26/48 किसकी जगह लिखा है, ये 13/24 की जगह लिखा है तो 13/24, ये आपको मिल रहेगा, देखना जल्दी से, बिल्कुल मिल रहा है फर्स्ट ऑप्शन में, ये राइट हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन जब भी आए हर को सेम बना लिया करो। क्वेश्चन नंबर 39, रोहन और रोहित एक साथ किसी काम को 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, जबकि रोहन उसी काम को अकेला 15 दिनों में कर सकता है, तो रोहित अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। रोहन उसको 15 दिन में कर सकता है तो रोहित अकेला कितने दिन में करेगा, ये आपको बताना है, ठीक है। देखो जब एक साथ काम करते हैं तब वो कितना हिस्सा काम करेंगे, तो 1/10, ठीक है, 10 दिन दिया था। फिर अकेला कितने में करता है, 15, तो ये माइनस कर लो 1/15। एलसीएम लिया कितना आ गया 30, ऊपर 3 - 2 कितना बच गया 1/30, यानी कि 30 दिन लगेंगे उसको, 1/30 भाग है ना, यानी कि दिन कितने लगे 30 दिन। 30 दिन ऑप्शन में एक है, बिल्कुल 3 ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। इजी सा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन है भिन्न वाली संख्याओं का मैसअप है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF ज्ञात करने का 40 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। इसके अंदर आपको क्या करना होता है, जब भी आपको भिन्न वाली संख्याओं का मैस ज्ञात करना होता है तो ऊपर वाली संख्याओं का तो मैस है, ऊपर वाली संख्याओं का तो मैस है यानी HCF, ठीक है, और नीचे वाली संख्याओं का लेस है, ठीक है, नीचे जो संख्याएं हैं उनका LS, ठीक है, यानी LCM आपको निकालना होता है। अब देखो ऊपर वाली संख्याओं का मैसअप है यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो इनमें कॉमन आए बड़ी से बड़ी संख्या, तो 2 ही है, ओनली 2 ही इन सब में कॉमन आ रहा है, तो ऊपर क्या आ जाएगा 2। अब नीचे क्या निकालना है, नीचे की संख्याओं का LCM निकालना है, ऊपर का तो क्या निकाला HCF, नीचे का LCM निकालना है। तो LCM क्या होता है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो लोएस्ट कॉमन फैक्टर देखेंगे तो क्या 81 आ जाएगा इसमें, तो नीचे आ जाएगा 81, 2/81 मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है सेकेंड ऑप्शन में, तो ऐसे डायरेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने आ चुका है। यदि संख्या दी हुई है, इसमें भाजक 11 से विभाज्य है तो x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा ये आपको बताना है। यहाँ पे देखो जब भी 11 की बात आए, 11 की बात आए तो आपको क्या करना है, आपको विषम स्थान वाली संख्याएं और सम स्थान वाली संख्याएं आपस में जोड़ के घटा देनी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ इन संख्या को अलग अलग थोड़ा दूर दूर लिख लिया। अब विषम स्थान पे देखो, उनको मैं एक साथ लिख रही हूँ, ये विषम स्थान पे हैं, ठीक है, इनको एक साथ लिख के जोड़ देंगे, x + 4 + 1। इसके अंदर से अब आपको माइनस करना है, क्या माइनस करना है, सम स्थान वाली, यानी 6 और 4। देखो मैंने सम संख्या नहीं बोला, सम स्थान पे जो है और विषम स्थान पे जो है ऐसी संख्याएं बोला है, ठीक है। तो सम स्थान वाली कौन सी है, 6 + 4, ओके। तो x प्लस ये 4 और 1 कितना हो गया 5, - 6 और 4 कितना हो गया 10, ठीक है। ये बराबर कितना आना चाहिए इनका 0, बराबर 0 लिख लेना, ठीक है, बराबर 0 आता है इसमें। तो ये x - 5 = 0, तो x = कितना हो जाएगा 5। x का मान ही पूछा था आपको, 5 आ गया, फोर्थ ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है ब्याज वाला। 1,60,000 रुपये की एक धनराशि है, इस पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा,
यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक तौर पे की जाए, ये देख लेना, अर्धवार्षिक करनी है आपको, ठीक है। अर्धवार्षिक में क्या होता है, समय तो दुगना हो जाता है, दर आधी हो जाती है। तो दर कितनी हो जाएगी आपकी 5%, समय जो 2 था वो कितना हो जाएगा 4 वर्ष। ओके, अब सूत्र लगा दो, इसमें कुछ नहीं करना, कोई खास नहीं है, सूत्र लगाना है बस। सूत्र लगाइए, चलिए। वही चक्रवर्ती ब्याज का सूत्र, चक्रवर्ती ब्याज का क्या सूत्र होता है, वही मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटे 100 और ऊपर घात में क्या, समय, ठीक है, और माइनस मूलधन। ये चक्रवर्ती ब्याज का सूत्र होता है, माइनस मूलधन लगाना मत भूलना ब्याज के अंदर। चलिए अब इसमें मान पुट करो, मूलधन का मान वही 1,60,000, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एक बार आगे क्या दिया हुआ था इसमें। हाँ, आगे यहाँ पे दर आपकी हो चुकी थी 5 और समय हो चुका था आपका 4। दर 5 हो चुकी थी, समय कितना हो चुका था आपका 4 हो चुका था, माइनस आगे मूलधन है। मूलधन चलो बाद में वही घटा देंगे, लिख देंगे, चलो लिख दिया, कोई बात नहीं। इजी तरीके से कर रहे हैं एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सोल्व करो, ये यहाँ पे पड़ा रहने दो। इसको सोल्व करेंगे तो 105/100 होगा, ठीक है। ऊपर 4, एकदम एक एक स्टेप कर रहे हैं, एक एक स्टेप कोई नहीं करता है, आपको समझाने के लिए किए जा रहे हैं। इसको काटो 21, इसको काटो 20, ठीक है। ये 21 की पावर 4 हो जाएगी और 20 की पावर 4 हो जाएगी, -16 और 4 0 आ गई आपकी, ठीक है, 1,60,000। चलिए अब 21 की घात 4 करनी है आपको। 21 की घात 4 करते हैं, कितना आता है, डायरेक्ट याद है क्या, डायरेक्ट याद है तो बहुत अच्छा, वरना करके देखना पड़ेगा। 19 4 4 8 1, बहुत बार करोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा। 20 की घात 4 करोगे, 20 को 4 बार, इतना ही आता है, करके देख लेना एक बार, कहीं रॉन्ग नहीं हो जाए। माइनस ये आपका चल रहा था पहले से, ठीक है, ये आपका कट जाएगा यहाँ पे, इससे कट जाएगा, ठीक है, पूरा का पूरा। यहाँ पे आपका इसमें से ये माइनस कर दोगे, कितना आ जाएगा, करके देखिए 18443, यही आ रहा है ना, एक बार चेक कर लेना, यही आ रहा है क्या। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन 34481, बिल्कुल थर्ड ऑप्शन आपका क्या है, राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ABC एक टैंक से जुड़े 3 वॉल्व हैं। A और B मिलकर टैंक को 6 घंटे में भर सकते हैं, B और C मिलकर टैंक को 10 घंटे में भर सकते हैं, और A और C मिलकर टैंक को 7.5 घंटे में भर सकते हैं। तो A अकेला टैंक को भरने में कुल कितना समय लेगा, ये आपको बताना है, ठीक है, बता देंगे। चलिए सवाल करते हैं। A और B मिलकर 6 घंटे में भरते हैं, कितना बोला था, 6 बोला था ना, हाँ 6 घंटे में भरते हैं, मतलब 1/6 भाग भर दिया। B और C मिलकर 10 घंटे में भरते हैं, तो 1/10 भाग भर दिया। A और C मिलकर कितने, 7.5 घंटे, 7.5 यानी कि कितने हो जाएंगे, 7 सही 1/2 यानी कि 7 दूनी 14 और 1 15, 15/2, 15/2 घंटे हो जाएंगे, यानी कितना भाग भरेंगे, 2/15, उल्टा कर दिया करो भाग देखने के लिए। तो 2/15 भाग, सॉरी 2/15 भाग भर देंगे, तो 2/15, ओके। चलिए इतना हो गया। अब क्या करो, इन सबको जोड़ लो, इन सबको क्या करो, जोड़ लो। जोड़ोगे तो A भी 2 बार है, B भी 2 बार है, C भी 2 बार, तो 2 क्या आ जाएगा कॉमन, अंदर बचेगा A B और C, बराबर इन सबको जोड़ो, 1/6 प्लस 1/10 प्लस 2/15, ठीक है। जब भी ऐसी सिचुएशन में आ जाओ तो जल्दी से क्या करना, इनका एलसीएम लेना। एलसीएम कितना आ जाएगा, 30 आएगा ना, 30, इसको करोगे 5, इसको करोगे 3, इसको करोगे 15 दूनी 30 और 2 दूनी 4, ठीक है। अब आगे इसको जोड़ लेते हैं, जल्दी से ऐड कर लो इनको, कितने हो गए 12 और बटे में कितना है 30, और बराबर इनको काटो, कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12, 6 पाँजे 30, तो 6 दूनी 12 और 6 पाँजे 30, 2/5 कितना आ गया, 2/5 आ गया आपका यहाँ पे, ठीक है। ये किसकी बात हो गई आपकी, 2ABC की। अब ये 2 इधर गुणा में है, इधर आके 2 बटे में आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा 1/5, कितना बचेगा 1/5 भाग हो गया ये, यानी कि टाइम कितना लगा आपका 5 घंटे लगा, ठीक है। 1/5 भाग हो गया। आपको तो A के द्वारा किया गया कार्य निकालना है, A के द्वारा किया गया कार्य निकालना था ना, कैसे निकालोगे, ये आपका AB + C का काम आ गया 1/5। आपके पास यहाँ पे B और C का दिया हुआ है 1/10, या डायरेक्ट ऐसे निकाल लो कि B और C का कितना है, देखो यहाँ पे देख सकते हैं B और C मिलकर कितने 10 घंटे में भर रहे हैं, और ये A B C का पूरा 1/5 भाग यानी कि 5 घंटे आया है।
तो 10 में से 5 घटा दो, यानी बी और सी वाला घटा ही दो, तो 10 में से 5 घटाया, कितना बच गया? 5 घंटे। और ऐसे करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? बहुत सारे स्टूडेंट का रोंग। क्या आ जाएगा? रोंग। क्यों? क्योंकि अभी आपको 1/5 भाग निकाला है आपने, और यहाँ पे क्या था? 1/10 भाग था। तो आपको ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। कैसे करना पड़ेगा? देखो, यहाँ पे ये 10 था ना, बी और सी का 1/10 था। इस 1/10 को घटाना पड़ेगा आपको, किसमें से? 1/5 में से, क्योंकि पूरे ए बी सी का क्या है? 1/5 भाग है। तो 1/5 माइनस 1/10। अब इसका एलसीएम लो। अब इसका एलसीएम लोगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे? 2 - 1 यानी 1/10, और कितना आंसर आ जाएगा? 10 घंटे। कितना आंसर आ जाएगा? 10 घंटे। यानी ए अकेला जो है टंकी को 10 घंटे में भर देगा। अब यहाँ पे मुझे पता क्या चला, बताओ कि ये ऐसे करने से गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ए बी सी तीनों का क्या आ रहा है? 5 घंटे में, और ए अकेले का भी कितना आया? 5 घंटे में। तो ये क्या होगा? रोंग होगा। इसलिए यहाँ पे दिमाग लगाने वाली बात थी कि ऐसा करते ही क्या आ जाएगा? रोंग आ जाएगा। क्योंकि जब मैंने पहली बार ये आपको करवाने से पहले निकाल के देखा था, तो मैंने जल्दी में यही किया था। फिर मैंने सोचा कि 5 घंटे ये और 5 घंटे ये दोनों सेम कैसे आ सकते हैं, क्योंकि तीनों मिलके करेंगे तो भी 5 घंटे में, अकेला करेगा तो भी 5 घंटे में। तो अकेला करेगा, ज़्यादा टाइम लगना चाहिए था, तो ज़्यादा आना चाहिए था। तब मुझे यहाँ लगा कि गलत होगा, तब मैंने ये करता मैं गई और इसको यहाँ पे मैंने दिखाया। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है। ये माइनस कर दोगे आप, तो कितना आ जाएगा आपके? 10 घंटे। कितना आ जाएगा? 10 घंटे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 44। नीचे दी गई आकृति के आधार पर प्रश्न का उत्तर दीजिए। ए बी और ई सी समांतर हैं। ए बी और ई सी समांतर है। बी सी डी ये वाला कोण 72 डिग्री का है। तो बी ए और सी का मान बताओ, मतलब इस कोण का मान बताना है। तो देखो, ये वर्तखंड में जो चक्रीय त्रिभुज में कोण बनता है सामने वाला, ये सेम होता है, तो ये भी 72 डिग्री का हो जाएगा। तो ये तो इजी सा था, 72 फोर्थ ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है 45 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे 720 रुपये की धनराशि को ए बी सी डी ई के मध्य बांटा गया, तो उनके द्वारा प्राप्त धनराशि आरोही क्रम में समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में है, हार्ड क्वेश्चन है थोड़ा। ई ने ए से 40 रुपये अधिक प्राप्त किए, तो बी ने कितनी धनराशि प्राप्त की? देखो, ए बी सी डी और ई है। बोला है कि ई ने ए से 40, इसने 40 अधिक प्राप्त किए ए से, मतलब ए से 40 ज़्यादा। ठीक है, यानी डी ने कितने प्राप्त किए होंगे? ए से 30 ज़्यादा। इसने प्राप्त किए होंगे ए से 20 ज़्यादा, क्योंकि समांतर श्रेणी में है, सारवंतर सेम रहेगा। इसने 10 ज़्यादा, और ये तो ए स्वयं है ही। ठीक है, समझ रहे हो? ये इसका 10 ज़्यादा, 10 बढ़ते गए। क्यों? क्योंकि समांतर श्रेणी में है। अब आपको क्या पूछा है यहाँ पे? बी ने कितनी धनराशि प्राप्त की? क्या पूछा है? बी ने कितनी धनराशि प्राप्त की? देखो, ये दिया हुआ है, इन सबको पहले ऐड कर लो। क्यों? क्योंकि टोटल धनराशि आपको पता है 720 है। इन सबको ऐड करोगे तो 1 ए, 2 ए, 3 ए, 4 ए, 5 ए, 5 तो हो गए आपके पास ए। ठीक है, ये 10 है। 10 और 20 30, 30 30 60, और 60 और 40 कितने हो गए? 100 बराबर कितना? 720 आपको लेना है। 5 ए यहाँ पड़ा रहने दो, 100 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस करोगे तो 620। 5 यहाँ गुणा में इधर जाके भाग में हो जाएंगे, तो 620 को 5 से डिवाइड कर लो। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और 5 चौके 20, 124 आ गया। ए का मान कितना आ गया? 124। आपको क्या ज्ञात करना है? बी की धनराशि। तो 100 बी की जगह हमने क्या लिख रखा है? ए प्लस 10 यानी 124 प्लस 10 यानी कि 134। 134 बी का मान आ गया। यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाइप को इस तरह से लिख दिया, यहाँ लिखते हैं PIPE। पाइप को क्या लिखा है यहाँ पे? मैं लिखती हूँ 16, 9, 16 और 5। ठीक है, ये वर्णमाला में 16वें नंबर पे आता है, ये 9वें पे आता है, ये 16वें पे, और ई 5 पे। आपको पता ही है, मतलब जो भी वर्णमाला में इनका क्रम है वो लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपको स्वान का ज्ञात करना है। एस का क्रम कितना है? एस 19वें पे आता है। डब्लू कितने पे आता है? डब्लू आपको पता होगा तो 23 पे आता है। और ए कितने पे आता है? ए आपको पता है 1 पे आता है। और एन कितने पे आता है? तो एन आपका आता है 14 पे। जिसको याद नहीं है वो ABCD लिख के देख सकता है, फिर उन पे नंबरिंग कर सकता है। आपको क्या अंतिम कोड बताना है ना, तो ये 4 आ जाएगा अंतिम कोड। ठीक है,
4। पूरा करने की भी ज़रूरत नहीं थी, मैंने तो ऐसे ही बता दिया। अंतिम कोड पूछा तो सीधा n का ही देख लो, तो 4 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित श्रृंखला का अगला पद क्या होगा? अगला पद बताना है आपको। देखो, b से 2 ज़्यादा करते हैं तो d, d से 2 ज़्यादा करते हैं तो f, f से 2 ज़्यादा करेंगे तो क्या आ जाएगा? h, f से 2 ज़्यादा करेंगे तो h आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? 25 दिया हुआ है। 25, 25 में से 2 माइनस करेंगे तो 23, 23 से 2 माइनस करेंगे 21, 21 से 2 माइनस करो तो कितना आ जाएगा? 19, तो यहाँ पे 19 लिख लो। ठीक है, उसके बाद में क्या है? y, y से यहाँ पे क्या है? w है ना, y से 2 कम करो तो w, w से 2 कम करो तो u पे आ जाएगी, u से 2 कम करेंगे तो किस पे आएगी? s पे, u से 2 कम करते हैं s पे आती है, तो यहाँ H19s, H19s फोर्थ ऑप्शन में है। फोर्थ ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ही तो नॉर्मल से क्वेश्चन आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 यहाँ पे है और ये 48 वाला लास्ट में करेंगे। 49, निम्नलिखित श्रृंखला का अगला अक्षर ज्ञात करना है आपको। ठीक है, 1 जोड़ो, इसमें 2 जोड़ो, इसमें 3 जोड़ो और इसमें आगे 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? m, m ऑप्शन है यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित श्रृंखला का अगला पद ज्ञात कीजिए। अगला पद ज्ञात करना है तो देखो, 5 में 2 ऐड किए 7, अब 2 और बढ़ा दो, 4 ऐड किए 11, 2 और बढ़ा दो 6 ऐड किए 17 और 2 और बढ़ा दें तो 8 ऐड किए, कितने आ गए? 17 में 8 जोड़ेंगे 25। ठीक है, अब देखो i है, i में 1 जोड़ेंगे तो j। ठीक है, j में 2 जोड़ेंगे तो l और l में 3 जोड़ेंगे तो o और o में 4 जोड़ेंगे तो क्या आता है? s आता है ना, s। जिसको ABCD याद नहीं है वो लिख सकते हैं, गलत मत कर देना। तो 25s, 25 आया था ऊपर, नीचे क्या गया? s, तो 25s थर्ड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, मोची, चमड़ा और दर्जी। यहाँ पे दिया हुआ है मोची जिस तरह चमड़े से जुड़ा है वैसे दर्जी किससे जुड़ा है? तो दर्जी जो है वो कपड़े से जुड़ा है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ये आपकी रीजनिंग, मैथ्स और जीके जीएस कंप्लीट हो चुकी है। साथ में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हमने देखे, तो थोड़ा सा टाइम लगा है, सभी स्टूडेंट्स को साथ में लेके चलना होता है। तो काफ़ी अच्छा टेस्ट रहा मेरे हिसाब से। तो कुछ दिक्कत रही तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं टेक्निकल टीम के पास और वो मुझे फॉरवर्ड कर देंगे, तो वहाँ से भी आप संपर्क कर सकते हैं। बुक्स वगैरह जिसने नहीं लिया वो बुक्स ले सकते हैं। और थैंक यू सो मच। जय हिंद।